प्यारे बच्चों, कौटिल्य डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राकेश कुमार शर्मा। आज हम लोग हाजिर है आपके सामने वेव एंड साउंड की चौथी वीडियो लेकर के, और ये फाइनल वीडियो है। इसके अंदर मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 5 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं आपके 10 से 12, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखेंगे, 3 से ये सारी चीज़ें डिराइव करेंगे। ठीक है, फिर स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन पाइप के, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक ऑर्गन पाइप, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे 3-4 कंसेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे डॉपलर साहब के इफेक्ट के बारे में। डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव में कैसे लगता है। ठीक है, वैसे लाइट वेव में भी डॉपलर इफेक्ट लगता है, लेकिन लाइट वेव अपने अभी सिलेबस में है नहीं, उसको बाद में देखेंगे। अभी किस में देखेंगे, साउंड वेव के अंदर देखते हैं डॉपलर इफेक्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई। ध्यान से देखेंगे, एक वेव मेरे पास ये हो गई, एक वेव ये होगी। ठीक है, जब ये वेव ऐसे जा रही होगी सेम डायरेक्शन में, ये वेव भी ऐसे जा रही होगी और ये वेव भी ऐसे जा रही होगी। फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी मान लेता हूँ मैं I1, इसकी इंटेंसिटी I2। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 मान लेता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड A2 मान लेता हूँ। जब इसकी स्पीड कम रही होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, या फिर दोनों की स्पीड सेम रही होगी, सेम मान लेते हैं। जब इन दोनों वेव्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे सुपर इम्पोज कर देते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलाते थे, तो अगर फेज डिफरेंस अपने पास कुछ है, फेज डिफरेंस सेम है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम करता है, फिर कंस्ट्रक्शन का काम करता है। और अगर फेज डिफरेंस अपोजिट है तो डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। फेज डिफरेंस सेम का मतलब ये भी यहाँ से शुरू हो रही है और ये भी यहाँ से शुरू हो रही है, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है। फेज डिफरेंस क्या मान लेते हैं, ये वेव तो यहाँ से शुरू हो रही है और ये वेव मान लेते हैं यहाँ से शुरू हो जाती है, तो कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस मिलेगा, और फेज डिफरेंस π/2 है। तो हम फेज डिफरेंस को भी कंसीडर करके चलते हैं, चाहे 0 हो चाहे 90 हो, कुछ भी हो। हालांकि जो मैंने बना रखा है यहाँ पर 0 है फेज डिफरेंस, क्योंकि यहाँ भी ये भी स्टार्ट हो रही है, ये भी स्टार्ट हो रही है। अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट ना होकर यहाँ से हो रही होती स्टार्ट, यहाँ से अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही होती तो हम कह देते जी दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। कितना है, π/2 है। तो फेज डिफरेंस को मैंने 5 मान रखा है। π/2 तो इन वेव में ले लिया, लेकिन 5 मान लेते हैं। अब देखिए, नेट एम्पलीट्यूड जो मैं निकालूंगा वो होगा A1² A2² प्लस 2A1 A2 cos π, 2A1 A2 cos π। नेट जब इन दोनों को मैंने सुपर इम्पोज किया होगा, मेरे को बराबर में ये वेव मिली होगी। क्या मिली होगी, ये वेव। इस वेव का नेट एम्पलीट्यूड निकालना तो ये रहा होगा, तो A1 A2 प्लस 2A1 A2 cos π। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की बात करूंगा, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जहाँ पर cos थीटा मैक्सिमम 0 डिग्री पर होगा। इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 हो गया, तो मैक्सिमम वो हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। जब इस होल स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी की बात करूंगा, इंटेंसिटी होगी इसकी I1 I2 प्लस 2I1 I2 cos π। ये इंटेंसिटी का ऐसे फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसको होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती थी, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इंटेंसिटी ये, जब मैंने 5 ले लिया तो इंटेंसिटी कितनी, cos 5 पर तो 1 होती है, तो इंटेंसिटी मेरे पास हो जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम विल बी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब मान लेता हूँ फेज डिफरेंस मेरे पास 90 डिग्री हो जाता है, मतलब π/2 हो जाता है। अगर फेज डिफरेंस π/2 हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, एम्पलीट्यूड तो क्या बच जाएगा, I1 प्लस A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये बच जाएगी इंटेंसिटी ये। तो एम्पलीट्यूड में लिख लेता हूँ, नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा मेरे पास A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और इंटेंसिटी मेरे पास आ जाएगी क्या, I1 प्लस I2। अब मैं मान लेता हूँ फाइज इक्वल टू में 180 डिग्री है, क्या है, पाई है। इंटेंसिटी पाई के बराबर है, वो फेज डिफरेंस, यहाँ पर फेज डिफरेंस ये था, यहाँ पर फेज डिफरेंस ये। 3 केस है अपने पास, क्या है, 3 केस ही लेके चलेंगे। 3 केस का ही क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट केस का ये, सेकंड केस ये, थर्ड केस में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये दिखाई दे रहा लास्ट वाला अपने पास। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर दूँ, अभी एग्जाम्पल तो सबको समझ में आ गया होगा। इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तीसरे केस को। तीसरे केस में क्या कहा उसने, तीसरे केस में क्या है, इफ फाई इज इक्वल टू में पाई या फिर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होगी तो इस केस में होगा एम्पलीट्यूड हो जाएगा अपने पास क्या,
A1 माइनस के A2। क्यों? क्योंकि cos 180 होता है माइनस के 1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1। वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो -1 ये हो जाएगा। इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी नेट आ जाएगी अपने पास I1 माइनस के I2 अंडर रूट, क्या आ जाएगा? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 इसका होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम वाला केस रहेगा। क्या रहेगा? मिनिमम। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? जब फेज डिफरेंस 0 होता है। और एम्पलीट्यूड मिनिमम कहाँ होगा? इंटेंसिटी मिनिमम कहाँ होगी? जब फेज डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री। कई बार इनका रेशियो भी पूछ लेता है, व्हाट इज़ द रेशियो फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो क्या आ जाएगा? इसका रेशियो ओवर में इसका रेशियो A1 प्लस A2 ओवर में A1 माइनस A2। व्हाट इज़ द रेशियो फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है अपने पास? ये, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी अपने पास? इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मैंने फेज डिफरेंस की बात की। देखो फेज डिफरेंस को अब ये पूछ लेता है, फेज डिफरेंस को आप टाइम डिफरेंस की फॉर्म में लिखो और फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस की फॉर्म में लिखो। तो देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है कोने पर, फेज डिफरेंस को टाइम डिफरेंस की फॉर्म में लिखूंगा तो 2 कैपिटल टी को नीचे ले आओ, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस यहाँ पर लिख दो। अगर फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस की फॉर्म में तो पाथ डेल्टा नीचे ले आओ अपने पास लैम्डा, और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस यहाँ पर लिख दो। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस, और डेल्टा टी क्या है? टाइम डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस, डेल्टा टी हो गया टाइम डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को अगर टाइम डिफरेंस की फॉर्म में पूछे तो ये वाला एक्सप्रेशन लिखो, और फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस की फॉर्म में लिखे तो ये वाला एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी पूछ लेता है पेपर में, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जब इसकी सीट सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा इनको अप्लाई कैसे करते हैं। अब अगला है अपने पास इक्वेशन फॉर द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, क्या है? कोई भी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये प्लस माइनस क्या होता है? के एक्स होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अपने पास क्या है? फेज है, तो फेज है तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस फाइव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस फाइव भी हो जाएगा। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा? फाइव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस फाइव। ये तो होती है अपने पास इक्वेशन माइनस के एक्स। प्लस माइनस में हमेशा किसको लेते हैं? फाइव को लेते हैं, फेज डिफरेंस को। तो फेज डिफरेंस है तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब देखो जो अपने न्यूमेरिकल बनेगा पेपर में कैसे इक्वेशन गिवन होगी अपने को? एग्जाम में इक्वेशन गिवन होगी, चलो इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू ए, यहाँ पर लिख दिया मैंने 20 साइन 25t माइनस 75x प्लस माइनस π/2। एग्जाम में आपको ऐसे इक्वेशन लिखी मिलेगी। एग्जाम में क्या है? ऐसे इक्वेशन लिखी मिलेगी। फिर पूछेगा इसका एंगुलर नंबर बता दो, फिर पूछेगा इसका एम्पलीट्यूड बता दो। तो देखो एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ इस वेव में। इस वेव में अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँगा तो इस वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पर लिख लेता हूँ आंसर्स में। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछता जाएगा एम्पलीट्यूड कितना है जी, पूछ सकता है अपने को। वेव की वेलोसिटी कितनी है, पूछ सकता है। एंगुलर नंबर कितना है, पूछ सकता है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, पूछ सकता है अपने को। क्या है? ठीक है। टाइम क्या है अपने को, पूछ सकता है। क्या होगा? लैम्डा कितना होगा, पूछ सकता है अपने को। और क्या पूछेगा? के की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से। फ्रीक्वेंसी क्या है? इतने क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? एग्जाम में अपने इतने क्वेश्चन बनेंगे। गौर से देखिएगा, इस वाले चैप्टर को गौर से देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को करने में हम लोग ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर हिंट लिखी हुई है। क्या लिखी है? हिंट्स लिखी है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन कितने बन गए जी। ऐसे करके वेव दे दी, ऊपर वाली वेव को एक बार इग्नोर कर दो, इस वाली को इग्नोर कर दो, सिर्फ इसको देखो। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, फाई क्या है? एक तो हम भूल ही गए, फेज डिफरेंस तो पूछा ही नहीं इसने। फेज डिफरेंस कितना है ऐसे पूछ लेगा। तो कितने क्वेश्चन बन गए? पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बन रहे हैं। 8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन रहे हैं। ठीक है। क्या पूछा? ऐसे वेव लिख दी उसने। क्या लिख दी? ऐसे वेव लिख दी। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा जी एम्पलीट्यूड क्या होगा। अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है और 2-3 चीज़ याद रखनी। उसने पूछा जी एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमने कहा थी एम्पलीट्यूड की तो ये रखा हुआ है, तो हमने लिखा जी एम्पलीट्यूड होगा 20। एम के सिस्टम में तो मीटर हो गया, 20 मीटर एम्पलीट्यूड हो गया, या फिर सेंटीमीटर किसी में दिया होगा ऑप्शन, देख लेंगे क्या डायमेंशंस दे रखे हैं।
एम्पलीट्यूड। सेकंड पूछा जी वेलोसिटी क्या होगी, वेव की वेलोसिटी। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। कई लोग जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं दिमाग लगाते हैं, बोला जी इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, v इज इक्वल टू में dy/dt निकाल दो, वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ये वेलोसिटी वेव की नहीं है, ये वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की। किसकी वेलोसिटी आएगी? पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसका है? पार्टिकल का। SHM में पढ़ाया मैंने। वेलोसिटी वेव की चाहिए। किसकी वेलोसिटी चाहिए? वेव की वेलोसिटी चाहिए। तो वेव की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो, वेव की वेलोसिटी होती है ओमेगा वाई के। ओमेगा क्या होता है? देखो जी टाइम, इस स्मॉल टी के मल्टीपल में कुछ भी होगा ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ओमेगा कितना हो गया मेरे पास? 25 हो गया। ओमेगा कितना हो गया? 25। एक्स के मल्टीपल में कुछ भी मिलेगा वो के की वैल्यू होगी, एंगुलर वेव नंबर होगा। के को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। तो इस एक्स के मल्टीपल में कुछ भी मिलेगा, एक्स के मल्टीपल में तो 75 है, तो मेरे पास एंगुलर वेव नंबर कितना हो गया? 75 हो गया। कितना हो गया? 75 हो गया। आंसर्स ध्यान देखते जाएंगे, इनके कितने होंगे? एंगुलर वेव नंबर हो गया मेरे पास 75 और ओमेगा कितना हो गया? 25। ठीक है, इसके मल्टी ये प्लस माइनस में कुछ भी एंगल गिवन होगा, π/2, π3, π/2, 5 कुछ भी होगा, ये मेरे पास किसकी वैल्यू होती है? फाई की वैल्यू होती है। तो इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा π/2। कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस वेव में? π/2 होगा, ये कॉम्बिनेशन है। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेव की स्पीड चाहिए थी वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी ओवर में एंगुलर नंबर। एंगुलर वेलोसिटी ओवर में एंगुलर नंबर। तो वेव की वेलोसिटी क्या होती है? हम कहते हैं जी v इज इक्वल टू में तो एंगुलर वेलोसिटी ओवर में एंगुलर नंबर। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मेरे पास 25 है और एंगुलर नंबर k इज इक्वल टू कितना हो गया? 75। तो हम कहेंगे जी 1/3 मीटर पर सेकंड की वेव की स्पीड आ गई। ये जो वेव है मेरे पास में, वेव जो आगे जा रही होगी इसकी स्पीड कितनी आ गई? ये स्पीड आ गई 1/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही होगी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं? चलिए अगला पूछ लिया जिसने टाइम पीरियड क्या होगा। अगला क्या है? टाइम पीरियड। देखिए टाइम क्या होता है? x/v। टाइम पीरियड क्या होता है? x/v। यहाँ से निकालेंगे। वेलोसिटी मेरे पास आ गई, डिस्प्लेसमेंट वो गिवन होगा। अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको फॉर्मूला लिख के मैं छोड़ देता हूँ। टाइम पीरियड क्या होगा मेरे पास? x/v। वेलोसिटी तो यहाँ से आ गई, हम लोग रख देंगे, x वो गिवन करेगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना होगा मेरे पास? 9th का क्वेश्चन। टोटल टाइम, ये टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड, टोटल टाइम क्या होगा? मैंने तो आपको एक रिलेशन बताया जी, ओमेगा इज इक्वल टू तो 2π/t होता है, तो कैपिटल T इज इक्वल टू में 2π/ω नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2π/ω हो जाएगा टाइम पीरियड। ये दिखाई दे रहा है सभी को नीचे? लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ पर लिख देता हूँ 9 का टाइम पीरियड ही तो पूछा है। टाइम पीरियड तो 2π/ω होता है, तो टाइम पीरियड 2π मेरे पास वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड नहीं निकाल सकता। टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल का टाइम, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड। फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है मैंने। ठीक है, सेकंड वाले में वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ क्या होगा जी? देखिए वेवलेंथ तो 2π कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए वेवलेंथ क्या? 2π। के की वैल्यू नहीं, के की वैल्यू क्या होती थी? के इज इक्वल टू होता था मेरे पास 2π/λ। के क्या होता था? 2π/λ। ये सारे रिलेशन। तो यहाँ से मेरे को वेवलेंथ ही तो चाहिए, तो क्या हो गया? 2π/k। और k किसका कोफिशिएंट है? x का, 75। तो मेरे को लैम्डा ही तो चाहिए, तो लैम्डा किसका क्या आता था मेरे पास? 2π/k कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरे पास? 2π। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 75। तो 2π/75 वैल्यू किसकी आ गई? लैम्डा की आ गई। किसकी आ गई? लैम्डा की वैल्यू आ गई। मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो 1/t होती है। जब मैंने टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लिया तो फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकता, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 25/2π। 1/t किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो देखिए ये 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो आपको एक इक्वेशन पेपर में देगा और कुछ भी पूछ सकता है अपने को। ये पूछ सकता है जी एम्पलीट्यूड बता दो इस वेव का, इस वेव का ओमेगा बता दो, इस वेव का के बता दो। देखिए ये सारे गिवन है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक वेव 9 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से।
एयरफोर्स वालों की इससे आगे की औकात नहीं, इससे बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आगे बड़े क्वेश्चन बनते हैं IIT EEE के अंदर, ठीक है। एयरफोर्स वालों की लिमिट यहाँ तक है बस, ठीक है। आपको ये 2-3 वैल्यू याद ही रखनी है। इसको बस एक बार लिख के दोगे, एनालिसिस करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो नीचे वाले तो ऐसे ही लिख रखे हैं, देखिए ओमेगा 2π/T रखा है, 2π/T यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग। ये फ्रिक्वेंसी तो टाइम का उल्टा होता है, तो इसी का उल्टा लिख दिया, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है नहीं। ये लैम्डा को इधर ले आओ, के को इसके नीचे, तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वैल्यू 2-3 ही याद रखनी है बस अपने को, ठीक है, बाकी याद हो जाएंगे। अब देखिए स्टैंडिंग वेव वाला कंसेप्ट, ये क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है। प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव, देखिए यहां पर लिख लेता हूं मैं स्टैंडिंग वेव। एक वेव मेरे पास ये होगी, ये ऐसे करके जा रही होगी, प्लस एक वेव ये होगी मेरे पास, और ये अपोजिट में ऐसे आ रही होगी। ये ऐसे जा रही है v की स्पीड से, और ये वेव ऐसे जा रही है v की स्पीड से। इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए और इसका एम्पलीट्यूड भी है। इस वेव की इंटेंसिटी भी आई है और इस वेव की इंटेंसिटी भी आई है, ठीक है। इन दोनों वेव को मैंने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके जो वेव मेरे को मिलेगी, क्या करेगी, जो वेव मेरे को मिलेगी, इन दोनों वेव को ऐसे जोड़ दिया, तो जो कंबाइन करके जो वेव मेरे को मिलेगी वो वेव मिलेगी ऐसे करके। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, या फिर इसको बढ़िया से बना लेते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं अभी अपने को बढ़िया से, ठीक है। तो अच्छे से बनाते हैं इसको। ऐसे करके ये वेव मिलेगी अपने को, ठीक है। यहां तक रहने देते हैं इसको। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है मेरे पास, ये इसको बोलता हूं मैं एंटी नोड। ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, एंटी नोड, याद रखेंगे। और ये वाले पॉइंट होते हैं, इनको बोलता हूं मैं नोड। क्या बोलता हूं, नोड बोलता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, मैं इसको यहां पर सिर्फ एक वेव बनाता हूं। एक वेव कैसी, ये एक साइकिल तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, चलिए यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ये एंटी नोड, ये एंटी नोड हमने पढ़ा था अभी। ये तो एक साइकिल हो गई ना यहाँ से यहाँ तक। पहली चीज़ ये याद रखिए, स्टैंडिंग वेव में नो एनर्जी ट्रांसमिशन, नो एनर्जी ट्रांसमिशन। स्टैंडिंग वेव अपने पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होता है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और हाँ, एनर्जी कितनी रहेगी, डबल रहेगी। इसकी जितनी एनर्जी है और इसकी जितनी एनर्जी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहता है 2 ही रहेगी। क्या रहेगी, इंसिडेंट वेव या फिर रिफ्लेक्टेड वेव, दोनों की एनर्जी का क्या रहेगी, डबल रहेगी। लेकिन एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होगा कभी, एनर्जी कंजर्व रहती है। कैसी रहती है, इसके अंदर एनर्जी कंजर्व्ड। तो किस पर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट पर काम करता है। कभी भी एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके नहीं जाएगा। एनर्जी क्या रहेगी, सिस्टम के अंदर कंजर्व रहेगी। तो कंजर्व एनर्जी ये होगी, और एनर्जी किसकी रहेगी, इस वेव के और इस वेव के समेशन के बराबर। तो अगर इन दोनों की बराबर है तो इसके भी डबल हो जाएगी और इसके भी डबल हो जाएगी, ठीक है। इस दूरी को हम लोग बोलते थे 2π, या फिर क्या बोलते थे, लैम्डा बोलते थे। तो ये तो अपने पास एंटी नोड हो गया, क्या हो गया, नोड। और ये क्या हो गया, नोड। यहाँ पर क्या हो गया, ये नोड हो गया। तो दो नोड के बीच की दूरी क्या होगी, 2 नोड के बीच की दूरी। दो नोड के बीच की दूरी क्या होती है अपने पास, λ/2 या फिर पाई के बराबर होती है। क्या होती है, पाई। देखो ये 2π हो गया, तो ये कितना हो गया, पाई। ये लैम्डा हो गया, तो λ/2। दो एंटी नोड के बीच की दूरी, दो एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2 या फिर पाई। मेरे को यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये पाई मिलेगी या फिर λ/2। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी ये चाहिए मेरे को, एक नोड और एक एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड।
नोड और एंटी नोड के बीच की, ये 2 पाई, ये पाई, ये पाई/2 कितनी हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी या फिर λ/4 हो जाएगी। ये दो नोड के बीच की दूरी थी, किसके बीच की, नोड की। ये दो एंटी नोड के बीच की दूरी थी, ये नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि स्टैंडिंग वेव में दो एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, या फिर दो नोड के बीच की दूरी क्या होती है, या फिर एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होता, पहली बात। स्टैंडिंग वेव में दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, दूसरी बात। स्टैंडिंग वेव में नोड के बीच की दूरी पाई/2 होती है, पाई के बराबर होती है, तीसरी बात। एंटी नोड के बीच की दूरी पाई के बराबर होती है, चौथा क्वेश्चन। एक नोड एंटी नोड के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, λ/4 के बराबर या फिर पाई/2 के, पांचवा क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया अपने पास। और एनर्जी क्या होती है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की क्या होती है, डबल होती है, छठवा क्वेश्चन। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट। अगला कंसेप्ट कौन सा है, डॉपलर साफ का इफेक्ट पढ़ते हैं। डॉपलर साफ क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। लिख लेंगे। डॉपलर इफेक्ट किस में काम करता है, साउंड में काम करता है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट में आपको मैं एक फॉर्मूला लिख के दूंगा। फॉर्मूला के देखो 3 चीज़ होंगी यहाँ पर। 3 चीज़ क्या क्या होंगी, एक तो होगा आदमी, क्या होगा, मैन होगा। एक तो सोर्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सोर्स। तो सोर्स को बनाता हूँ मैं, स्पीकर देखा होगा आपने, स्पीकर होता है ऐसे करके, ठीक है, ये स्पीकर होता है, ठीक है। तो इसको क्या मान लिया मैंने, सोर्स मान लिया। क्या ये, सोर्स, ठीक है। एक यहां पर रहेगा आदमी, ऑब्जर्वर। मान ले मैं और आप यहां पर खड़े हुए हैं, और इसके बीच में जो चल रही होगी वो या तो इधर चल रही होगी या फिर इधर चल रही होगी। वो चल रही होगी हवा। क्या चल रही होगी, हवा। तो एक तो क्या हो गया मेरे पास, सोर्स हो गया, सोर्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एस से। एक क्या हो गया मेरे पास, मीडियम हो गया, एयर, तो मीडियम को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एम से। एक हो गया मेरे पास ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करूंगा मैं एस से। जब यहाँ से आवाज़ ऐसे जाएगी, क्या जाएगी, साउंड, साउंड ऐसे जाएगी, तो साउंड की वेलोसिटी को मैं वी मानूंगा। साउंड की वेलोसिटी को क्या मानूंगा, वी मानूंगा, ठीक है। इसकी जो सोर्स की स्पीड है, सोर्स की स्पीड, चलो स्पीड को ब्लैक से लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड है, साउंड की वेलोसिटी को क्या मानना, ये। वेलोसिटी ऑफ सोर्स को मैं ये मानूंगा, वेलोसिटी ऑफ मीडियम को ये मान के चलूँगा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को ये हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, केस कौन कौन से बनते हैं इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी चेंज का क्वेश्चन बनता है, किसका बनता है, फ्रीक्वेंसी चेंज का क्वेश्चन बनता है। फ्रीक्वेंसी चेंज का क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं अगर रेस्ट की स्टेट में खड़ा हूँ, हवा भी नहीं चल रही, तो जिस फ्रीक्वेंसी से आवाज़ आएगी उस फ्रीक्वेंसी मेरे को सुनाई देगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम कहते थे C में म्यू लैम्डा होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, C/λ होगी। मतलब अगर स्पीड बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी। और स्पीड कब बदलेगी, इफ देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो स्पीड बदलती है। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जाते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, और सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होता है। इज द रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब ये स्पीड बदलेगी, साउंड की स्पीड बदलेगी, यहाँ को लिख लो, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में स्पीड ओवर में डिस्टेंस। वेवलेंथ तो डिस्टेंस होती है ना, जब इनके बीच की या तो रिलेटिव डिस्टेंस बदले या रिलेटिव स्पीड बदले तो फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी। तो अगर मैं इसकी तरफ चलना शुरू कर देता हूँ तो फ्रीक्वेंसी मेरे को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपना मोटो वही निकालना है इसके अंदर। या फिर मान लेता हूँ मैं रेस्ट में हूँ, ये मेरी तरफ चलने लगता है। पहला केस मैं इसकी तरफ चला, दूसरा केस मैं इससे दूर चला,
तीसरा केस ये मेरी तरफ चला, चौथा केस मैं इससे दूर चला, पांचवा केस ये इधर चला ये इधर, छठवां केस ये इधर चला ये इधर, ऐसे करके बनते हैं तो 20+ केसेस बनेंगे। कितने बनेंगे? 20+ केसेस बनेंगे। ठीक है, 20+ केसेस बनेंगे तो वहाँ पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी हो सकती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, चाहे सोर्स हो चाहे ये हो, अगर अपने पास स्पीड जो है, क्या है, स्पीड सेम डायरेक्शन ऑफ साउंड में रहे, साउंड की सेम डायरेक्शन में रहेगी तो देयर विल बी नो चेंज। साइन के अंदर नो चेंज रहेगा। साइन के अंदर नो चेंज कैसे रहेगा? वैसे रहेगा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ओवर में वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर आती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये मल्टीप्लाई में क्या रहेगी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये रिलेटिव, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में रहेगी। ठीक है, तो ये नो चेंज होगा, मतलब फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? एज इट इज अप्लाई करेंगे। एज इट इज अप्लाई कैसे? अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, साउंड इधर जा रहा है, साउंड तो सोर्स भी इधर चले और ऑब्जर्वर भी इधर चले, चाहे सोर्स रेस्ट में ऑब्जर्वर इधर चले, चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट में सोर्स इधर चले, मतलब दोनों मूव कर रहे हैं साउंड की सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों साउंड की सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, एज इट इज। क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा अपने पास। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, केस सेकंड, ये क्या था मेरे पास? केस फर्स्ट, ये तो अपने पास वेंट थे वहाँ। केस सेकंड में इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, किसमें? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में साउंड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या करेगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्या? इसकी जगह प्लस की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। अगर सॉरी दोनों जगह माइनस है तो दोनों की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कब? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो। नहीं आया समझ में? पहले वाला केस था सेम डायरेक्शन तो नो चेंज, ऊपर वाला ओरिजिनल साइन ही रहेगा। क्या रहेगा? ओरिजिनल साइन। ये मैंने रेड में लिखा हुआ है, तो रेड में अगर होता है, अगर रेड वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो साइन कौन सा लेना है मेरे को? रेड वाला लेना है। अगर कोई रेस्ट में उसकी स्पीड को जीरो मान लो ऑब्जर्वर नहीं चल रहा तो ऑब्जर्वर को जीरो मान लो हवा नहीं चल रही, हवा रेस्ट की स्टेट में, तो हवा की स्पीड माध्यम हो गया, तो मीडियम की स्पीड को क्या मान लो? जीरो मान लो। मीडियम क्या है मेरे पास? एयर है, तो मीडियम की स्पीड को जीरो मान लो। भाई साउंड की स्पीड तो रहेगी, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो 10, 15, 20, 25 जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं है। दोबारा देख लो, साउंड इधर चलती है, सोर्स इधर चल रहा, ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो ऑब्जर्वर की स्पीड जीरो, सिर्फ सोर्स की रखो, सेम रहेगा साइन नेगेटिव वाला। क्या रहेगा? नेगेटिव। चलो सिंबल लिख देता हूँ। ये जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है ना, तो ब्लैक वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो साइन कौन सा रहेगा? ब्लैक वाला रहेगा भाई। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन, साउंड तो इधर जाएगी लेकिन या तो सोर्स इधर चलने लगे या फिर ये इधर चलने लगे अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, उस केस में। ठीक है, तो उस केस में रेड वाला है तो सिंबल कौन सा लेंगे हम लोग? रेड वाला लेंगे। सिंबल कौन सा लेंगे? ये प्लस वाला लेंगे। ठीक है, दो केस हैं, दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे। कोई डाउट किसी को? अब आता है अपने पास केस जी, कभी ऐसा भी होगा कि ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, सिर्फ हवा चल रही है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द वाइंड ऑन द स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। अगर ऑब्जर्वर भी रेस्ट में और सोर्स भी रेस्ट में, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों रेस्ट की स्टेट में रहेंगे तो एयर की स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग मोस्टली गलत करते हैं। हम लोग सोचते हैं हवा इधर चलेगी तो अपने को ज़्यादा सुनाई देगी, हवा इधर चलेगी तो कम सुनाई देगी। हम लोग दिमाग लगाते हैं अपना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इधर चलेगी तो कम सुनाई देगी, इधर चलेगी ज़्यादा सुनाई देगी, ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ सोर्स इज इन रेस्ट सो एंड ऑब्जर्व दोनों रेस्ट की स्टेट में, सोर्स एंड साउंड दोनों किसकी स्टेट में? रेस्ट की स्टेट में, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, और तब हवा चल रही है, तब मीडियम चल रहा है, देयर विल बी नो इफेक्ट,
कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ भी प्लस एम, यहाँ भी प्लस एम, जब ये भी रेस्ट में हो गया तो ये जीरो, ये भी रेस्ट में, तो ये तो जीरो ही हो गया, प्लस एम यहाँ भी, प्लस एम यहाँ भी, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड या फिर स्पीड ऑफ द मीडियम ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर नो डॉपलर इफेक्ट कंडीशन आती है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर डॉपलर इफेक्ट यूज नहीं होगा या फिर डॉपलर इफेक्ट जीरो हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पर डॉपलर इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंडीशंस फॉर, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि कंडीशन फॉर नो डॉपलर इफेक्ट, किसकी बात कर रहे थे, कंडीशन फॉर नो डॉपलर इफेक्ट। तो नो डॉपलर इफेक्ट की कंडीशन क्या हो सकती है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जहां पर डॉपलर इफेक्ट इनएक्टिव हो जाएगा, काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो देखिए ये 5 कंडीशन है, और भी 1-2 बन सकती हैं, लेकिन बेसिक ये 5 हैं जहां से अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और आपको कन्फ्यूजन होता है। पहली चीज़ मैंने क्या कहा था, सोर्स की बात की थी कि यहाँ पर क्या है, मेरे पास सोर्स है और यहाँ पर क्या था, ऑब्जर्वर होता था, बीच में क्या होता था, मीडियम। जब सोर्स की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड जीरो रहे, मतलब सोर्स भी रेस्ट की स्टेट में रहे और ऑब्जर्वर भी रेस्ट की स्टेट में रहे, मीडियम मूव करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो देन देयर विल बी नो एप्लीकेशन फॉर द डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट विल बी इनएक्टिव, देयर नो एप्लीकेबल इन एनी कंडीशन। सेकंड, मीडियम अलोन इज मूविंग, बात वही होगी कि ये दोनों तो रेस्ट की स्टेट में, अकेला मीडियम मूव कर रहा है, इधर उधर अकेली हवा चल रही है, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये जो सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, मतलब ये दोनों इस तरीके से चलें कि इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस नहीं बदले, मतलब सीधी सी बात है दोनों कांस्टेंट स्पीड से चले। अगर 10 की स्पीड से ये इधर चल रहा है तो 10 की स्पीड से ये इधर चल रहा है, 10 की स्पीड से ये इधर चल रहा है, मतलब 10 की स्पीड से ये इधर, मतलब दोनों सेम डायरेक्शंस में मूव करें और सेम स्पीड से, तो रिलेटिव डिस्टेंस बदलेगी नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस बदलेगी नहीं तो रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी रिलेटिव कब चेंज हो जाए, जब दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस बदलेगी। तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब क्या है, अगर सोर्स चलने लग जाए इधर तो ऑब्जर्वर चलने लग जाए इधर, तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर चल रहे परपेंडिकुलर, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलने लगेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट का नो कोई भी इफेक्ट इसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये थी अपने पास रिलेटिव, मैंने बताया था अभी। लास्ट है when velocity of source and velocity of observer are greater than the sound, साउंड की स्पीड होती है 336 मीटर पर सेकंड या 340 मीटर पर सेकंड, अगर इस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है सोर्स की स्पीड या फिर किसकी स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड, तो दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, किसी की भी स्पीड ज़्यादा हो जाए देयर विल बी नो एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट का कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पर लागू नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे नो इफेक्ट कंडीशन थी, इन 5 कंडीशन में डॉपलर इफेक्ट काम नहीं करेगा, तो आपको ऑप्शन में अगर मिल भी जाता है इन 5 में से कोई भी, आपको नो डॉपलर इफेक्ट ही टिक करना है, क्या करना है, नो डॉपलर। अब हम ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। अपनी भारतीय सभ्यता में क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे आपने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्पेशली क्या देखी होगी, बांसुरी देखी होगी, फ्लूट। जो फ्लूट हम लोग बजाते हैं बांसुरी, उसमें 7 साउंड्स होते हैं, सारे गामा वाले निकलते हैं, हारमोनियम वगैरह देखा होगा आपने। तो जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में जो म्यूजिक है, म्यूजिक में हमेशा 7 साउंड्स को ही हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, कोई भी सॉन्ग वगैरह बनाने के लिए, कोई म्यूजिक जनरेट करने के लिए, वो कौन से हैं, सारे गामा पा धा नी, ठीक है। उस हिसाब से, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पाइप के अंदर जब कोई भी वाइब्रेट करते, जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, तो फूंक देते हैं, फूंक से वाइब्रेशन ही तो जाते हैं अपने, और वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बदलती है, और फ्रीक्वेंसी बदलती है तो साउंड इफेक्ट क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो देखिए ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, ऑर्गन पाइप क्या क्या कौन कौन से होते हैं अपने पास, 2 ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। एक तो ऑर्गन पाइप होता है अपने पास क्लोज, एक साइड से क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इसको हमने क्लोज कर दिया इस साइड से। और एक ऑर्गन पाइप होता है अपने पास ऐसे ओपन। तो जब क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर हम लोग हवा डालते हैं तो उसके अंदर से जो पहला वेव बनता है वो ऐसे बनता है, मतलब 4th पार्ट बनता है। जैसे मैंने स्टैंडिंग वेव की बात की थी,
हाँ, वेव अगर पूछता है जी क्लोज ऑर्गन, इन ऑर्गन पाइप के अंदर किस टाइप की वेव बनती है, तो आपको आंसर देना है जी स्टैंडिंग वेव बनती है। कौन सी बनती है? स्टैंडिंग वेव। ऐसे तो इसका देखो 1/, सिर्फ ये वाला पार्ट हो रहा 1/4 वाला, तो इसके अंदर जो वेवलेंथ बनेगी, इसकी टोटल लंबाई लेंथ है l, तो l किसके बराबर हो जाएगी? λ/4 के बराबर हो जाएगी, तो वेवलेंथ क्या होगी? 4l। मतलब इसके अंदर जो मैक्सिमम वेवलेंथ बन सकती है वो इसकी लेंथ की लंबाई के 4 गुना वेवलेंथ बन सकती है, इसके ज़्यादा नहीं बनेगी। क्या बनेगी? हमने ओपन ऑर्गन पाइप की बात की, तो इसके अंदर से जो सबसे पहली बनती है वो ये बनेगी ओपन। हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जहाँ पर सरफेस क्लोज होता है, जहाँ पर सरफेस क्लोज होता है वहाँ पर नोड बनता है, ओपन सरफेस पर क्या बनता है? एंटी नोड। तो जहाँ पर सरफेस ओपन है वहाँ पर एंटी नोड बनेगा, ये नोड आ गया बीच में, क्या हो गया? एंटी नोड हो गया। तो ये क्या हो गया अपने पास? यहाँ पर भी स्टैंडिंग वेव बनेगी, तो ये स्टैंडिंग वेव क्या बन गई? इस टाइप से होती है अपने पास। इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर बना हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट, ये तो पूरा बन गया, तो इसके अंदर तो पाई बन गया या फिर लैम्डा के बराबर बन गया। तो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ, वो लेंथ λ/2 के बराबर बनी। इसका मतलब इसके अंदर से जो वेवलेंथ बनेगी इसकी लेंथ की डबल लेंथ के बराबर बनेगी। क्या बनेगी? तो क्लोज पाइप और ऑर्गन पाइप में एक बेसिक सा अंतर क्या है? इस बेसिक सा डिफरेंस हो गया, जब हम क्लोज पाइप लेंगे तो इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ होगी इसकी लंबाई के 4 गुना होगी, और इसके अंदर जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी इसकी लंबाई के 2 गुना होगी। ठीक है, क्या होगी? 2 गुना होगी, डबल होगी। और दोनों केस में क्या बनेंगी? स्टैंडिंग वेव बनेगी। क्या बनेंगी? स्टैंडिंग वेव। जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होता है उसको नोड बोलते हैं, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 नहीं होता है, मैक्सिमम होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में ये कंपैरिजन दिया है मैंने आपको। क्या दिया है? कंपैरिजन। इस जो ऑड के अंदर बने, इसके अंदर जो बनेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर हमेशा फ्रीक्वेंसी जो बनेंगी ऑड की रेशियो में बनेगी, 1, 3, 5 इस रेशियो में जाएंगी। अगर किसकी रेशियो में? 1, 3, 5 ऐसे। अगर पहली फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज बन गई तो दूसरी बनेगी 30 हर्ट्ज, और तीसरी बनेगी 50 हर्ट्ज, ऐसे करके इस रेंज में बनेगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ओपन की, तो फ्रीक्वेंसी ऑड एंड इवन दोनों में बनेगी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा वो रेगुलर रहेगा ऐसे करके। तो किसके अंदर से रेगुलर धुन मिलेगी अपने को? ओपन वाले के अंदर से, क्लोज वाले के अंदर से नहीं मिलेगी। क्लोज वाले के अंदर से कुछ चीज़ें मिसिंग मिलेंगी, रेगुलर धुन नहीं मिल सकती अपने को। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का तुमको ऐसे पूछ लेगा जी, क्लोज पाइप है, अगर उसके अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 बन रही है तो दूसरी कितनी बन रही होगी? तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 20, तो दूसरी 20 या 60, तीसरी 20, 50, 100 निकाल सकते हैं। इसकी बात करेंगे ओपन पाइप की, कहेगा जी ओपन पाइप है अपने पास, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही है, पहली फ्रीक्वेंसी 40 बन रही है तो दूसरी कितनी बनेगी? तो इसमें तो 40, 40 दूनी 80, 40 ते 120, 40 होगा 160। इसमें रेगुलर बनती जाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, आपको कोई भी दे सकता है। ऐसे दे देगा दूसरी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो पहली बताओ, दूसरी है तो पांचवी बताओ। तो ये रेशियो ऐसे ही करके चलता रहेगा ऑड में। इसमें ऑड में 7 है, तो आपको कोई सी भी देगा, यहाँ से रेशियो के हिसाब से हम लोग उसको निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन ये होता है, यहाँ पर 2 टर्म होते हैं। एक टर्म तो होता है हार्मोनिक, क्या होता है? हार्मोनिक। एक टर्म होता है ओवरटोन। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बोला जी हार्मोनिक किसको बोलते हैं और ओवरटोन किसको बोलते हैं? हार्मोनिक और ओवरटोन में अंतर क्या होता है? फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट हार्मोनिक। जो फ्रीक्वेंसी जो होती है इनको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन क्या होते हैं? इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सेकंड से जो स्टार्ट होंगे इनको बोलेंगे ओवरटोन। इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, इस एक को, यहाँ से जो स्टार्ट होंगे सेकंड से, इनको बोलेंगे क्या? ओवरटोन। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है, फर्स्ट हार्मोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट हार्मोन कभी भी फर्स्ट ओवरटोन नहीं होगा। फर्स्ट ओवरटोन ये होगा 3, ये होगा। तो जो ओवरटोन है उनका रेशियो पहले वाले को हटा दो, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलेगा। ओवरटोन का रेशियो पहले वाले को हटा दो, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेगा। तो जो पहले वाला सिस्टम है हार्मोनिक में, यहाँ से हटा दो, सेकंड से जो स्टार्ट होगा वो हार्मोन्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर पीथ ओवरटोन है अपने को, तो पीथ ओवरटोन का मतलब हार्मोन निकालना, तो 2 + 1th हार्मोन रहेगा। पीथ ओवरटोन कौन सा रहेगा? ये जनरल फॉर्मूला है अपने पास। वो कहेगा जी 5वां ओवरटोन है, तो ये बताओ कौन सा हार्मोनिक मिलेगा अपने को? तो 5वां ओवरटोन है तो यहाँ पर 5 रख दो, इतना हार्मोनिक रहेगा अपने पास। यहाँ की बात कर रहे हैं, अगर पीथ ओवरटोन है तो ये कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा? P + 1th हार्मोनिक हो जाएगा। सीधी सी बात है। फर्स्ट ओवरटोन तो सेकंड हार्मोन, सेकंड ओवरटोन फर्स्ट,
भाई +1 ही तो हो रहा है ओवरटोन। ओवरटोन हार्मोन से एक आगे रहता है, ओवरटोन 1 से स्टार्ट है, हार्मोन 2 से स्टार्ट है, तो एक आगे ही तो हो गया। तो अगर मेरे को फर्स्ट हार्मोन चाहिए तो सेकंड ओवरटोन नहीं होगा, फर्स्ट प्लस हार्मोन सेकंड हो गया। यहाँ पर चाहिए मेरे को फर्स्ट हार्मोन, तो 1+2, 2 इंटू में कितना हो गया, थर्ड ओवरटोन हो गया अपने पास। तो यहाँ से ये जनरल फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला ही अपने को याद रखने क्लोज और ऑर्गन के केस उसके लिए, क्लोज पाइप और ओपन पाइप के केस में, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा अपने को पढ़ना नहीं है, इससे ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल सिर्फ यहीं से बनता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है लाउडनेस ऑफ द साउंड। साउंड की लाउडनेस क्या होती है, ठीक है। इसका कई बार पेपर में ऐसे आया हुआ है कि लाउडनेस की यूनिट बता दो, लाउडनेस को नापते किस में, तो लाउडनेस को किस में नापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। देखिए क्या होगा, लाउडनेस ऑफ द साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ द साउंड निकालने के लिए अपने को साउंड की इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से निकाला जाता है। और लाउडनेस नापने की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल। रिप्रेजेंट करते हैं इसको डीबी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीबी से। तो पहला क्वेश्चन, लाउडनेस नापने की यूनिट क्या होती है, डी डेसिबल होती है। सिंबल क्या होता है लाउडनेस नापने का, लाउडनेस किससे निकाली जाती है, लाउडनेस का सिंबल होता है बीटा। क्या होता है, बीटा होता है। यूनिट क्या होती है, डेसिबल। किसकी ज़रूरत होती है निकालने के लिए, इंटेंसिटी की। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो इसका, डेसिबल का, लाउडनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इंटेंसिटी देख लो इनिशियल कितनी है, इंटेंसिटी कुछ टाइम बाद कितनी है, 10 log of 10 I ओवर में I0। ये होता है जनरल फॉर्मूला फॉर द लाउडनेस। किसका फॉर्मूला, लाउडनेस का। ये होती है अपने पास फाइनल इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी, और ये होती है अपने पास इनिशियल इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी, और ये क्या होगी अपने पास, इनिशियल इंटेंसिटी होगी। क्या होगी, इनिशियल इंटेंसिटी होगी। जो ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है अपने पास, क्या होती है, ऑडिबल, जिसको हम सुन सकते हैं आसानी से, वो होती है लगभग 10⁻⁻² इंटेंसिटी, वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर होती है ऑडिबल। क्या होती है, 10⁻⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये किस पर होती है, एट 1 kHz। ऑडिबल साउंड तो पता है ना सबको, ऑडिबल कितनी होती है, ऑडिबल साउंड 1 kHz पर हम लोग मेजर करते हैं, 10⁻⁻² वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर मैं इस इंटेंसिटी की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखता हूँ, इस इंटेंसिटी की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर रखने से देख लो भाई क्या आ जाएगी इंटेंसिटी, तो 1 kHz तो ये हो जाएगी, यहाँ पर रख दो इसको, तो क्या आ जाएगी, बीटा = में 10 log of 10 1 kHz पर 10⁻⁻²। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये लगभग 120 डेसिबल के बराबर होती है। तो हम जो आसानी से सुन सकते हैं जिस साउंड को नेचर में हम लोग आसानी से सुन सकते हैं, वो साउंड होती है अपने पास 120 डेसिबल। कितनी होती है, 120 डेसिबल के बराबर होती है, ठीक है। ये जनरल जीके का क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से, लाउडनेस निकालने के लिए इंटेंसिटी चाहिए, लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है, लाउडनेस को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, कितना सुन सकते हैं हम लोग, 120 डेसिबल तक सुन सकते हैं। कितना, 120। अब तुम्हारे एग्जाम में आए हुए 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। इफ़ इंटेंसिटी इज डबल, इंटेंसिटी डबल कर देते हैं तो इंटेंसिटी चेंज्ड बाई, इंटेंसिटी चेंज्ड बाई। अगर हमने इंटेंसिटी को डबल कर दिया है तो जो लिसनर है अपने पास उसकी इंटेंसिटी कितनी चेंज हो जाएगी, ऑडिबल वाली। पहला क्वेश्चन, इफ इंटेंसिटी इंक्रीज बाई 10 टाइम्स, अगर इंटेंसिटी को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो कितने से अपने पास डेसिबल इंक्रीज हो जाएगी, लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, दोनों के आंसर लिख देता हूँ मैं। इंटेंसिटी कितनी कर दी इसने, डबल कर दी। क्या कर दी, डबल 2i के बराबर होगी, तो 3 डेसिबल से बदल गया होगा, कितना हो गया होगा, 3 डेसिबल हो गया।
इंटेंसिटी को इसने 10 टाइम्स कर दिया, 10 टाइम्स मतलब 10i के बराबर कर दिया। तो जो मेरे पास बदल के वैल्यू आ गई होगी वो बदल के वैल्यू आई होगी 10 डेसिबल। लाउडनेस कितनी बदल गई होगी? 10 डेसिबल बदल के आ गई होगी। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था अपना। तो इसके बाद ये 11th क्लास का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो तब तक के लिए ये बहुत ही 11th क्लास में जितने भी टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसके अंदर कवर किया हुआ है असाइनमेंट में जो मैं आपको दूंगा। तो अगर किसी ने सारी वीडियो ये देखी है तो आई थिंक शायद ही कोई क्वेश्चन रहेगा जो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाहर डिफेंस में कभी आता नहीं है। ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है। क्या है? एयरफोर्स लेवल, एयरफोर्स के पैटर्न से बनाया हुआ कंटेंट और क्या है? मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उन बच्चों तक पहुँचाएंगे जिनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि योर कंट्रीब्यूशन विल प्रोवाइड्स our success and our contribution is also responsible for your success। तो आपका कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा हमारा मोटिवेशन इतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना बेटर कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा चैनल के ऊपर। ठीक है, 12th का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए क्या करिए, आप लोग इन वीडियोज़ को देखिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी में आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।